सेक्शन बी हिस्ट्री में जो है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनको देखना शुरू करेंगे। तो पहला सेक्शन हमारा किसका है? हिस्ट्री का है। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर इन 3 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो 6 क्वेश्चन से उनमें से किसी 3 का आपका जवाब देना है और हर क्वेश्चन के नंबर कितने हैं? 2 नंबर। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929? 1929 के इकोनॉमिक डिप्रेशन के मेन कारण क्या है? ठीक, मेन रीजन बताने हैं कि 1929 का जो क्राइसिस आया था, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, जो आर्थिक मंदी आई थी, उसके क्या कारण है, तो इनको हमें बताना है। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट राइटिंग। चलिए तो इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929? 1929 में अमेरिका नाम जो यूएसए है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई, वो आर्थिक मंदी धीरे धीरे दुनिया के बाकी हिस्सों में फैल गई। तो उसके मेन कारणों के बारे में हमें लिखना है, तो लिखना शुरू करते हैं आंसर। मेन कॉजेज ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आर, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आर, क्या है मेन कारण जो है? पहला है हमारा क्रैश इन द अमेरिकन स्टॉक मार्केट, shook the confidence of investors, shook the confidence of investors, which pulled out their money from the economy, pulled out their money, pulled out their money from economy, from economy। ठीक, क्रैश हुआ अमेरिका मार्केट में एक बहुत बड़ा, जिसकी वजह से जो पैसा लोगों ने लगाया था उनका डूब गया, और जो फिर बाद में लगाने वाले थे उन्होंने वापस खींच लिया पैसा, अपना नहीं लगाया। ठीक, ऑप्शन इसके बाद दूसरा। ठीक है, मैनी बैंक्स फेल्ड बिटवीन, बहुत सारे बैंक बंद हुए, फेल्ड बिटवीन 1920 से जो 1930 का साल था उसमें बहुत सारे बैंक बंद हुए, लेकिन इससे भी कोई सबक नहीं लिया गया। बिटवीन 2030 दैट लेड टू दिस कोलैप्स, इस कोलैप्स की वजह से। ठीक है, बहुत सारे बैंक बंद हुए जिसकी वजह से ये होना ही था, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया इस चीज़ पर कि बैंक क्यों बंद हो रहे हैं, तो उसके वजह उसका जो इफेक्ट है वो आगे भी बढ़ गया। ठीक, उसके बाद पुअर एग्रीकल्चरल परफॉर्मेंस, पुअर एग्रीकल्चरल परफॉर्मेंस, पुअर एग्रीकल्चरल परफॉर्मेंस इन द डिकेड ऑफ 1920 और 1930। जो एग्रीकल्चर था, अल्टीमेटली लोग खाएंगे, खाना ही खाएंगे। ठीक है, लोगों की सिक्योरिटी जो है वो किससे है? अच्छे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से। वो खत्म हुआ तो लोगों ने पैसों को बचाना शुरू किया। ठीक है, जिससे जो महंगाई बढ़ रही थी खाने की उसके तरफ शिफ्ट कर दिया फोकस, जिस वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो गया, और जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम होता है तो मंदी आती ही आती। तो दीज आर दी 3 मेन रीजन फॉर दी इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929, 1929 के मेन डिप्रेशन का मेन कारण ये है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, what were the economic effect of नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के इकोनॉमिक इफेक्ट्स की चर्चा हमें करनी है। चलिए बताते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट started in 1920 and has the following effects, ये इसके इफेक्ट्स होते हैं। क्या है? पहला इफेक्ट क्या है? रिडक्शन इन इंपोर्ट्स ऑफ यूरोपियन गुड्स, जो यूरोप से जो गुड्स आ रहे थे उनका नंबर गए बाई 50%, 50% कम हो गया। ठीक, 50% कम प्रोडक्ट इंडिया में आने लगे। उसके बाद प्रमोशन ऑफ स्वदेशी गुड्स लेड टू राइज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, भारत का कपड़ा उद्योग जो है वो इसी समय में खूब फला फूला। तो ये आपके 2
इकोनॉमिक इफेक्ट्स हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। एक तो वहाँ से जो इंपोर्ट्स आ रहे थे यूरोप से वो कम हो गए, और इंडिया की जो लोकल इंडस्ट्री थी कॉटन की वो प्रमोट हो गई। बहुत सारी कॉटन मिल इसी समय के आसपास लगी भारत में, क्योंकि लोग कह रहे थे भारत का कपड़ा पहनिए, तो इस वजह से कॉटन मिल्स का काफ़ी काम चला। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हाउ डिड द इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, हाउ डिड द इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग लेड टू दी अफेक्ट द रशियन रेवोल्यूशन। तो लिखते हैं कि इंटेलेक्चुअल जो इंटेलेक्चुअल सर्कल है, ठीक है, जो शिक्षाविद लोग हैं, उनका इफेक्ट कैसे पड़ा रशियन रेवोल्यूशन पे। तो आंसर लिखना शुरू करिए। द रशियन रेवोल्यूशन was affected by the intellectual awakening in a positive way as it led to mobilization of opinion of workers, laborers and other depressed classes against the ज़ारिस्ट रिजाइम। जो ज़ार थे, ज़ारिस्ट रिजिम, उनकी जो शासन था, उनके खिलाफ लोगों को खड़ा करने में बहुत बड़ा रोल इंटेलेक्चुअल लोगों का है। कि उन्होंने कहा कि देखिए आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके अधिकारों को नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। मोबिलाइजेशन ऑफ इंडियन ऑफ वर्कर्स एंड लेबर्स अदर डिप्लेस अगेंस्ट द ज़ारिस्ट रिजाइम। तो ज़ारिस्ट रिजाइम जो थी उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा भड़काने का काम इंटेलेक्चुअल लोगों ने किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जो आपके साथ किया जा रहा है वो गलत है, ठीक है, ठीक। तो इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। द ज़ारिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ रशिया वाज इफेक्टेड बाय इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग इन पॉजिटिव वे एज इट लेड टू द मोबिलाइजेशन ऑफ ओपिनियन द वर्कर्स, लेबर्स एंड अदर डिप्रेस्ड क्लासेस अगेंस्ट द ज़ारिस्ट रिजाइम। तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक। जो ज़ार थे, जो वहाँ के रूलर थे, उनके खिलाफ लोगों को एकजुट करने में इनका रोल काफ़ी है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्टेट द रीजंस फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म वियतनाम। वियतनाम में जो राष्ट्रवाद है उसके उदय के कारण बताने हैं, ठीक है। तो लिखना शुरू करते हैं। मेन कारण क्या है, तो आंसर मेन रीजंस फॉर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन वियतनाम आर। वियतनाम में नेशनलिज्म के राइज के क्या कारण है, ठीक है। पहला है इट वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट the French colonialism and their economic exploitation। जो आर्थिक शोषण हो रहा था फ्रेंच के द्वारा, ठीक, उसके अगेंस्ट में इसको खड़ा किया गया, ठीक है। लीडर्स लाइक, एक लीडर है जिनका नाम है बोई फान चाउ, ठीक, फॉर्म्ड revolutionary societies to fight the French colonialism, जो फ्रेंच colonialism, ठीक। तो फ्रेंच कॉलोनिज्म के अगेंस्ट में इन्होंने बोई फान चाउ नाम के एक जो वहाँ पे लीडर थे, उन्होंने बहुत सारी सोसाइटीज़ को खड़ा किया और उनको लड़ने में सक्षम बनाया, ठीक है। तो इस तरह से राष्ट्रवाद जो है वो वियतनाम में इस तरह से शुरू होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बिटवीन हुम एंड वाई वॉज ए पूना पैक्ट एग्रीमेंट साइन। पूना एग्रीमेंट साइन किसके बीच में किया गया था, तो पूना पैक्ट, आंसर लिखते हैं। पूना एग्रीमेंट इज ऑल्सो नोन एज पूना एग्रीमेंट, also known as Pune Pact, was signed
by signed between B.R. Ambedkar and Gandhi ji in 1932. In 1932, it was signed to increase the reserved seat for the seats reserved for depressed classes in various legislative assemblies. बहुत सारी असेंबलीज में इसको साइन करने के लिए ये दिया गया है। ठीक है, ये इस पैक्ट को साइन किया गया था गांधी जी और इनके बीच में 1932 में, कि जो सीट्स हैं, जो रिजर्वेशन है, उसको बढ़ाने के लिए किया गया था। ठीक है, जो शेड्यूल्ड कास्ट थी उनके लिए रिजर्वेशन बढ़ाने का काम किया गया था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Why was the New Deal implemented? न्यू डील इम्प्लीमेंटेड। ठीक, तो न्यू डील कहाँ आती है? तो न्यू डील नाम की जो चीज़ है वो अमेरिका में ही, जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी पढ़ के आए ना, उसी से डील करने के लिए ये न्यू डील लेके आती है। तो न्यू डील was implemented in United States of America during the Great Economic Depression of 1929. Great Economic Depression of 1929 for the following reasons. पहला है क्या? पहला, टू रिवाइव द फॉलिंग इकोनॉमी ऑफ अमेरिका। टू प्रमोट द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकल पीपल and investors through public welfare schemes। लेकिन ये फेल हो गई थी। ठीक, इसको बहुत ज़्यादा फायदा मिला नहीं था। तो 32-33 के आसपास इसको काफ़ी ट्राई किया गया। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने काफ़ी नई चीज़ें लेके आए, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीट। ठीक है, इन दिस वे नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये लॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 and 8 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर एनी ऑफ देम ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, कि दोनों में से कोई एक ही आपको जवाब देना है, और कितना है? 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, बट आई विल सॉल्व बोथ। डिस्कस द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय और उस राष्ट्रवाद के उदय के कारण और उसके इम्पैक्ट, उसका जो इफेक्ट है, उसके जो इम्पैक्ट है, उसके बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, तो लिखना इसको शुरू करते हैं। क्या है? सबसे पहले लिखेंगे कॉजेज ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म आर। नेशनलिज्म इन यूरोप आर। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण हैं? पहला, द फ्रेंच रेवोल्यूशन played a major role by showing an example of protest against the monarchical rule एंड कैपेबिलिटी टू चेंज इट। मतलब उसकी जो भी मोनार्की है, जो भी राजशाही है, उसके खिलाफ खड़े भी हो सकते हैं और उसको उखाड़ भी सकते हैं। कैपेबिलिटी ऑफ रिमूविंग इट, इसको हटा भी सकते हैं और उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते हैं। ठीक, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू
द राइज ऑफ मिडिल क्लास, अ लार्ज social section called middle class which demanded rights that ultimately led to nationalism. तीसरा है लैंग्वेज एंड कल्चरल अवेकनिंग। भाषा के लिए अपनी पहचान की, भाषा के आधार पर आप किसी से कह रहे हैं कि अच्छा तुम्हारी भाषा मेरे जैसी, कोई अंग्रेज इंग्लिश है, इंग्लिश बोलने वाला बंदा है तो वो इंग्लिश बोलने वाले से अपने आप को पहचान पा रहा है। तो लैंग्वेज और कल्चरल अवेकनिंग कि मेरा और कल्चर तुम्हारा एक है, तो इसकी वजह से राष्ट्रवाद की भावना और बढ़ती है। कल्चरल अवेकनिंग प्रमोटेड दी नेशनलिज्म। अब इफेक्ट देख लेते हैं, इंपैक्ट क्या हुआ इसके, इफेक्ट्स। ठीक है, इफेक्ट्स क्या हैं? तो पहला है इफेक्ट नेशनलिज्म led to rise of nation states that were based on language, भाषा आधारित देशों की स्थापना की, कि इंग्लिश बोलने वाले इंग्लैंड बनाएंगे, फ्रेंच बोलने वाले फ्रेंच बनाएंगे, स्पेनिश बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ। उसके बाद इट रिप्लेस्ड मोनार्कीज विद डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब राजशाही खत्म हो गई, अब क्या होगा, डेमोक्रेटिक फॉर्म्स होंगे कि लोग चुनेंगे अपना लीडर, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, तो ये ऑप्शन है, ये आपकी कॉजेज है। ठीक है, इफेक्ट्स एंड कॉजेज आपके ये हो जाते हैं। तो इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज ओवर। ठीक, कॉजेज क्या है भाई, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और लैंग्वेज और कल्चर की भाषा और संस्कृति का जो, उसके बाद क्या हुआ, नेशन बेस्ड, मतलब नेशन स्टेट्स बने जो भाषा आधारित राज्य थे। उसके बाद मोनार्कीज किससे बदल दी गई, डेमोक्रेटिक फॉर्म से। तो ये आपके आंसर हो जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ लेट्स मूव। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारत के नेशनल मूवमेंट में इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रोल है, इसको हमें लिखना है। तो लिखना शुरू करते हैं। देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट से अगर आप कांग्रेस को बाहर निकाल देंगे तो बहुत ज़्यादा नेशनल मूवमेंट में कुछ बचता नहीं है। चाहे कोई हो, मतलब कैसी भी काम हो, आप इसके काम को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, बट इसको आपको देखना जरूर होगा कि आपको इग्नोर नहीं कर सकते आप कांग्रेस का जो काम है। तो लिखने शुरू करते हैं, चलिए। कांग्रेस पार्टी लिखते हैं, इसको पूरा लिखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस established in 1885, played a key role in Indian national movement, which is as follows. ठीक है, तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। पहला रोल क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस प्रोवाइडेड people from all over India a national platform to raise their issues and problems against the British Empire, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। पूरे भारत को एक पार्टी के अंतर्गत लाना, ये इनका अचीवमेंट है अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। कि पूरे भारत में अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, आप कांग्रेस के पास आइए, कांग्रेस आपकी आवाज़ उठाएगी। कि कोई नहीं आवाज़ उठाएगा तो कौन उठाएगा, कांग्रेस उठाएगी। ठीक, अगला क्या है दूसरा, कांग्रेस
started an era of mass movements and mobilized the common people against the exploitation of Britishers, अंग्रेजों के जो एक्सप्लोइटेशन है उसके खिलाफ खड़ा करने का काम इन्होंने किया। ठीक, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? दी कांग्रेस पार्टी promoted the ideals of non-violence इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारत में अगर आज हिंसा नहीं हो रही है, बहुत से देशों को आप देखिए जहाँ पे लोग सरकार के खिलाफ जब खड़े होते हैं तो बंदूक उठा लेते हैं, लेकिन भारत में ऐसा जनरली नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी लेगेसी है वो ऐसी जगह से आ रही है कि ऐसी पार्टी जिसने कभी हिंसा का समर्थन ही नहीं किया। तो इस वजह से आइडियल्स ऑफ नॉन वायलेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स। उसके बाद INC प्रमोटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी थ्रू देयर मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। ठीक, कि इवन मुस्लिम लीग आखिरी तक चिल्लाती रही कि हमको जो हिंदू और मुसलमान अलग अलग है, 2 देश चाहिए। कांग्रेस इवन टिल लास्ट कहती रही कि हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे। लेकिन बस जब बहुत ज़्यादा हिंसा बढ़ गई, मार काट मचने लगी, कलकत्ता किलिंग्स हो गई, 5,000-6,000 लोग एक दिन में मर गए, तो फिर कांग्रेस ने कहा कि इससे अच्छा तो ये है कि आप भाई मुल्क अलग ले लो, कम से कम लोगों को तो नहीं मारिएगा। तो इस तरह से हिंदू मुसलमान दंगों में सब मर रहे थे, तो कांग्रेस ने आखिरी तक जो डिवीजन है, जो धर्म के आधार पर जो देश बन रहे थे, उसको नहीं माना। तो ये इस तरह से कांग्रेस का रोल प्ले होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज करेक्ट। ठीक, तो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अगला पोर्शन देखते हैं किसका है। ठीक है, तो हिस्ट्री इज कंप्लीट। पॉलिटिकल साइंस का अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 9 to 12, ठीक है, आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर 2 क्वेश्चन, ईच कैरी क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो 4 क्वेश्चन है, 4 में से कोई आपको 2 करने हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कम्युनलिज्म, हाउ इज अ कम्युनलिज्म थ्रेट टू डेमोक्रेसी। कम्युनलिज्म का मतलब क्या है? धार्मिक कट्टरपंथ है, ठीक, वो डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट कैसे? तो लिखते हैं, चलिए। कम्युनलिज्म refers to the idea of religious discrimination against a particular community or group of individuals It is a threat to democracy because it promotes the idea that a particular group of people does not deserve to remain equal and should live as second class citizen सेकंड क्लास सिटीजन की तरह रखें। उनको सारे अधिकार नहीं मिलेंगे, ठीक, सारे वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, ये सारी चीज़ें सेकंड क्लास सिटीजन, ठीक, उनको कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये जो है धार्मिक कट्टरपंथी पथ जो है वो इस चीज़ को हटाता है, ठीक। सेकंड क्लास सिटीजन विच इज डायरेक्टली अगेंस्ट द आइडियल्स ऑफ इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी में सब बराबर होते हैं इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, ठीक। कुछ देशों में ये बढ़ता जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे अपने आसपास, ठीक है। तो ये है
ठीक, कम्युनिज्म इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। तो कम्युनिज्म रिफर्स टू द आइडिया ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के पीपल, दो भी हो सकते हैं, उनके तरफ इतनी घृणा फैला देना कि उनको ये मानना कि ये बराबर नहीं है, इनको दोयम दर्जे की जिंदगी मिलनी चाहिए, इसको कहा जाता है कम्युनिज्म। ठीक, डेमोक्रेसी में इस चीज़ को इसलिए खतरा माना जाता है क्योंकि डेमोक्रेसी इस बात पे कि सारे लोग बराबर हैं, सब जब भी कोई सत्ता की बात होगी, जब भी कोई बात होगी तो उसमें सब लोगों को बराबर अधिकार है, जो इसमें उसका हनन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्टेट द ज्यूरिडिक्शन ऑफ विलेज कोर्ट। विलेज कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन क्या है? तो द ज्यूरिडिक्शन ऑफ विलेज कोर्ट extends only up to a तहसील और तालुका where it can टेक अप ओनली सिविल केसेस। सिर्फ सिविल केसेस ले सकते हैं, वो भी कहाँ पे? एक तालुका और तहसील में। ओनली सिविल केसेस, सिर्फ सिविल केसेस ले सकते हैं तालुका और तहसील में। ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। 11 की बात करते हैं। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ अपोजिशन पार्टी इन अ डेमोक्रेसी। तो अपोजिशन पार्टी में जो डेमोक्रेसी, उसमें अपोजिशन पार्टी का भी उतना ही रोल है जितना रूलिंग पार्टी का। क्यों? देखते हैं आंसर। इन डेमोक्रेसी opposition plays a crucial role by opposition plays a crucial role by putting proper questions against questions on the policy ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको सही सवाल पूछना, गवर्नमेंट, एंड गिविंग इट अ राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। ठीक, उसके बाद ऑपोजिशन कैन कंट्रोल the unconstitutional practices done by गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस कर रही है उसके खिलाफ कंट्रोल का तरह, एक बैलेंस की तरह, क्योंकि जवाब भी देना पड़ेगा आपको। संसद में खड़े होंगे तो कोई सवाल पूछेगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये रहा। ठीक है, पुटिंग प्रॉपर क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट्स, और अपोजिशन पार्टी जो है बैलेंस की तरह काम करती है अगेंस्ट दी वर्क ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करती है, जैसे फार्मर बिल आया तो फार्मर बिल पे बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, बहुत ज़्यादा उस पर सवाल पूछे गए। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक, यूनिटरी और गवर्नमेंट सिस्टम के बीच में डिफरेंस बताना। तो फेडरल यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक, फेडरल गवर्नमेंट, और यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट, इनको लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसको लिखना शुरू करते हैं। पहला, इन दिस सेटअप power is shared between central and state government, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होती है। एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर answerable to people, not central government. State government are answerable to the people of their state,
ऑफ देयर स्टेट, सिर्फ अपने स्टेट को जवाब देने के बाध्य होंगे देयर पीपल। ठीक है, उसके बाद ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट। इन दिस सेटअप all power rests in the hand of the central government. No sharing is there. No sharing of power exists. No sharing of power exists. ठीक है, एग्जाम्पल इंडिया, यूएसए, ये एग्जाम्पल क्या है, इंग्लैंड और चाइना। ठीक, तो ये आपके आंसर हो जाता है यूनिटरी और फेडरल के बीच का डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लॉन्ग आंसर टाइप है। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आर लॉन्ग आंसर टाइप। आंसर एनी वन ऑफ देम, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। तो 13 और 14 लॉन्ग आंसर्स हैं और इनमें से आपको आंसर देने, एक क्वेश्चन 4 मार्क का है। हाउ इज फेडरल सिस्टम हेल्पफुल इन नेशनल इंटीग्रेशन, डिस्क्राइब। तो इसको दिखाना कि फेडरल सिस्टम जो है गवर्नमेंट का, वो देश को एक करने में कैसे यूजफुल है, हाउ इट इज यूजफुल इन यूनिफाइंग दी नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक, डिस्क्राइब करना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या है, हाउ इज फेडरल सिस्टम हेल्पफुल इन नेशनल इंटीग्रेशन। किसी भी देश को एक करने में जो फेडरल सिस्टम है उसका क्या रोल है, उसको हमें एक्सप्लेन करना है। चलिए करते हैं आंसर। फेडरल सिस्टम plays an important role in national integration by national integration through following ways, इन रास्तों से ये होता है। ठीक, पहला क्या है, पहला है a federal system incorporates and preserve the diverse opinion and diversity of any country। मतलब वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, उनकी जितने भी तरह के लोग रह रहे हैं, जितनी भी विविधता के लोग हैं, उनकी सबकी ओपिनियन को एक जगह देने का काम करती है। ठीक, उसके बाद इट प्रमोट्स अ बैलेंस्ड डेवलपमेंट and growth of all the regions in a country, ठीक है ना, क्योंकि काम बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है इट मेक्स द वर्क ऑफ गवर्नमेंट easy as it becomes more convenient to implement the policy to the grassroots level। जो भी पॉलिसी है वो ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाने में स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। द ग्रासरूट लेवल। ठीक है, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट strengthens the national identity
of the people living in the country, living in a country, एक देश में रहने वाले सभी लोगों को एक पहचान देने का काम करते हैं। ठीक, तो दिस इज वॉज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इज डन हियर। तो इनकॉर्पोरेट्स एंड प्रिजर्व्स द डाइवर्सिटी, विविधता को बचाते हैं, बैलेंस डेवलपमेंट होता है और गवर्नमेंट का काम आसान करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट एक नेशनल आइडेंटिटी बनाने में हेल्प करती है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ कम्युनल एंड कास्ट पॉलिटिक्स, कास्ट डिफरेंसेस ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। कास्ट डिफरेंस और कम्युनल पॉलिटिक्स का भारत की पॉलिटिक्स पे असर बताना है, कम्युनल एंड कास्ट डिफरेंसेस। तो वी विल राइट द आंसर। ठीक है, तो इस आंसर को लिखना शुरू करते हैं। आंसर, कम्युनल एंड कास्ट डिफरेंसेस have various effects on the politics of India that are क्या है? पहला है the caste based division often defines one's access to resources and ultimately affects his political participation. Political participation. So the upper caste people get easier and quick space in the political scenario. जो अपर कास्ट का आदमी होगा वो जल्दी पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं इन पॉलिटिकल सिनेरियो, और उन लोगों को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलता है। ठीक, वो इजी है उनके लिए, थोड़ा सा ठीक आसान है, क्योंकि उनकी सोशल वेलबींग है, पैसा है उनके पास, रिसोर्सेज हैं, समाज में एक उनकी एक इज्जत है, समाज में उनका एक सम्मान है, जो सो कॉल्ड सम्मान है अपर कास्ट के लोगों का, उसकी वजह से उनके लिए आसान हो जाता है। ठीक, अगला क्या है? अगला है हमारा दूसरा है द कम्युनल डिफरेंसेस may lead to communal violence during elections. Example, Delhi riots 2020, गुजरात राइट्स 2002। ठीक, ये आपके एग्जाम्पल है। उसके बाद तीसरा, दस वेव ऑफ कम्युनलिज्म में शिफ्ट द फोकस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज टुवर्ड अ particular religious group which violates the concept of welfare state। जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, उसमें हर इंसान को बराबर सपोर्ट देगा स्टेट, लेकिन हो सकता है कम्युनलिज्म की भाव में आके उसको किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ मोड़ दिया जाए। ठीक, उसके बाद है हमारा फोकस ऑन रिलीजियस इश्यूज, रिलीजियस कास्ट
बेस्ड इशूज more during elections than the डेवलपमेंट इश्यूज। विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़े जाएंगे, धर्म के मुद्दे पे, जाति के मुद्दे पे चुनाव लड़े जाएंगे। जो इंडिया के 4 बड़े स्टेट्स हैं ना, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार, इनमें जो इलेक्शन है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कास्ट। अगर आप कास्ट का नाम नहीं लेंगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर था। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ से शुरू होता है हमारा इकोनॉमिक्स का सेक्शन। ठीक है, इकोनॉमिक्स का सेक्शन ये रहा हमारा। ठीक है, इसको देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 to 18 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर इन 2 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, 4 क्वेश्चन है, आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं, बट आई विल सॉल्व ऑल। स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कंपोनेंट्स बताने हैं। तो आंसर लिखिए, कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आर। क्या है कंपोनेंट्स? पहला एक्सेस टू रिसोर्सेज, दूसरा है हेल्थ और तीसरा है एजुकेशन। ये आपके 3 कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। ठीक है, तो दिस वे योर आंसर इज कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेसेसरी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट कुछ इस तरह से करना कि आने वाले समय में जो लोग आ रहे हैं, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए भी कुछ चीज़ें हमें सही सलामत रखनी है। तो देखते हैं आंसर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट is necessary in order to preserve natural resources like air, water, soil, etc. for our future generations that are to come. Okay. It will promote the well-being of their well-being also. उनकी भी भलाई करेगा ये also. ठीक है, तो आने वाली जनरेशन्स के लिए ये बचाना पड़ेगा, क्योंकि हमें उन्हें भी कुछ चीज़ें देनी है। ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसे चीज़ें छोड़ के जाएं जो उनके किसी काम की नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड अ बैंक ड्राफ्ट। चेक और बैंक ड्राफ्ट के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो चेक ये रहा, इसको चेक को इस तरफ लिख लेते हैं और बैंक ड्राफ्ट को हम इस तरफ लिख लेते हैं। तो लिखते हैं, तो चेक में है इट्स पेमेंट इज नॉट श्योर, it can also bounce if sufficient funds are not there. अगर फंड नहीं है तो ये चेक बाउंस भी कर सकता है। बैंक ड्राफ्ट इज अ श्योर पेमेंट मेथड where one surely gets the money stated in बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट में मनी आपका बाउंस नहीं हो सकता, आपको कंपलसरी मिलेगा, क्योंकि बैंक सिक्योरिटी देख रहा है। ठीक है, तो बैंक जो है वो इस चीज़ का पेयर होता है। तो बैंक में कभी ये बैंक ड्राफ्ट कभी बाउंस नहीं करेगा, चेक कभी बाउंस कर सकता है। तो ये आपका एक डिफरेंस है एंड इट इज सफिशिएंट फॉर 2 मार्क क्वेश्चन। 2 मार्क का क्वेश्चन के लिए ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, एक्सप्लेन द 4 राइट्स ऑफ द कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, लिखने 4 राइट्स बताने। 4 राइट्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर, अंडर कंज्यूमर
प्रोटेक्शन एक्ट आर, प्रोटेक्शन एक्ट आर, प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर पहला राइट टू सेफ्टी, ठीक है, उसके बाद राइट टू राइट टू चूज, ठीक है, तीसरा राइट टू ये है राइट टू, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें है राइट टू बी हर्ड, उनकी कंप्लेंट को सुना जाना चाहिए, और इसका है उस कंप्लेंट का निवारण किया जाएगा, राइट टू गेट रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट, गेट रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट, उस कंप्लेंट का रिड्रेसल होना चाहिए। तो ये 4 आपके राइट्स हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में, ठीक, तो आपको स्टेट करना है एंड यू विल गेट दी मार्क्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आर लॉन्ग आंसर टाइप, आंसर एनी ऑफ देम, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, 19-20 के 2 क्वेश्चन है। पहला डिस्कस द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, मेन फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक बताने, और दूसरा है व्हाट इज सेविंग्स, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग सेविंग। तो पहला क्वेश्चन हम करना शुरू करते हैं, द मेन फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। So we will start writing this question. Discuss the main functions of commercial banks. Answers. The main function of the main functions of a commercial bank are सबसे पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक्सेप्टिंग deposits. All the commercial banks deposit the money of its customer, deposit the money of its customers and provide इंटरेस्ट ऑन देम, ठीक, उसके बाद एडवांसिंग लोन्स, लोन देना काम है, एडवांसिंग लोन्स। कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड financial support in the form of loans, and charge some interest on them, तो ये दूसरा है। उसके बाद तीसरा, they actively involved in selling and purchasing securities, ठीक। उसके बाद फोर्थ, कमर्शियल बैंक्स act as trustees for their consumers bills, जो आप वसीयत करेंगे उसका गारंटर भी ये बन सकते हैं। तो ये 4 फंक्शंस हैं मेन कमर्शियल बैंक्स के, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन्स, एक्टिवली इन्वॉल्व इन सेलिंग एंड परचेजिंग सिक्योरिटीज, एंड कमर्शियल बैंक्स एक्ट एज ए ट्रस्टी फॉर दी कंज्यूमर्स बिल। आपकी जो आपने कोई वसीयत की तो उसके ट्रस्टी ये बन सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 19। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सेविंग, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग सेविंग। सेविंग क्या है और फैक्टर्स जो सेविंग को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं आंसर। सेविंग्स कैन बी डिफाइंड एज
the excess income left out after consumption ठीक. सेविंग्स इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजम्पशन. सेविंग्स इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजम्पशन. ठीक है. नाउ लेट्स come to the second part. Discuss the factors affecting savings. ठीक है. तो discuss the factors. The factors affecting savings are the factors affecting the savings are. ठीक. पहला है इन्फ्लेशन, महंगाई. इन्फ्लेशन. ठीक. इंक्रीज इन rate of inflation leads to a decrease in savings done by people. ठीक है. उसके बाद दूसरा बैंक इंटरेस्ट रेट्स. If banks offer more interest on saving account, people tend to save more money, and vice versa. अगर बैंक जो है रेट ज़्यादा देगी आपके ऊपर, ज़्यादा इंटरेस्ट देगी आपको, तो आप ज़्यादा सेव करने की कोशिश करेंगे. अगर बैंक रेट कम देगी, इंटरेस्ट कम देगी, तो आप उसको खर्च करना ज़्यादा जरूरी समझेंगे. उसके बाद इनकम. मोर द इनकम ऑफ पीपल इन एन इकोनॉमी. एक इकोनॉमी में अगर लोगों की इनकम ज़्यादा होगी तभी तो वो सेव करेंगे. अगर इनकम ही नहीं होगी तो क्या सेव करेंगे. मोर द इनकम ऑफ द पीपल इन एन इकोनॉमी, मोर आर द सेविंग्स. क्वेश्चन ये आपके आंसर यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. यहाँ से हमारा ज्योग्राफी शुरू होता है. क्वेश्चन नंबर 21 to 26 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. आंसर इन 3 क्वेश्चन. ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स. तो 6 क्वेश्चन है, 6 में से आपको कोई 3 आंसर करने, और हर क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का है. तो लेट्स मूव टू दी फर्स्ट क्वेश्चन. नेम 4 मेन नेशनल हाईवे वाटरवेज ऑफ इंडिया. भारत के 4 नेशनल वाटरवेज का नाम बताना है. ठीक है. तो वी विल राइट अबाउट देम. सो 4 नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया आर. फर्स्ट वन इज प्रयागराज टू हल्दिया. नेशनल वाटरवे वन है प्रयागराज टू हल्दिया. ठीक है. एंड नेशनल वाटरवे नंबर 2 इज सादिया टू धुबरी. नेशनल वाटरवे नंबर 4 इज कोल्लम टू कोट्टापुरम. And national waterway number 4 is Kakinada to Pondicherry. ठीक. ये 4 आपके नेशनल वाटरवेज हो जाते हैं. ठीक है. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 21 इज कंप्लीट. नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 22. लेट अ शॉर्ट नोट ऑन यूटिलिटी ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन की यूटिलिटी पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है. ठीक है. तो लिखते हैं आंसर. रिसोर्सेज अराउंड अस आर द ऑब्जेक्ट्स which are of
some utility which are of some utility to us, like air, water, soil, etc. If we want to use them for a longer time, that too in a healthy way, and preserve it for future generations, we need to conserve these resources. दिस वे क्वेश्चन इज कंप्लीट। ठीक है, तो इन रिसोर्सेज को हमें भी यूज़ करना है और हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाना है, तो इनको बचाना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे दिल्ली की एयर पॉल्यूटेड है, तो एयर एक रिसोर्स है जो पॉल्यूटेड हो चुका है। आने वाली जनरेशन दिल्ली में साफ हवा में सांस नहीं ले सकती, तो दिस इज द प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेल्टा सॉइल। डेल्टा सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, तो लिखते हैं आंसर। डेल्टा सॉइल as the name suggests, are found in the areas where rivers meet the ocean. This soil is highly fine-grained and has high water and mineral content. This soil support dense forest and agricultural cultivations, agriculture of rice and jute। ये लो भाई, राइस और जूट का एग्रीकल्चर होता है, पानी और मिनरल कंटेंट बहुत ज़्यादा इसमें होता है। 23 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, डिफरेंशिएट बिटवीन एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इन एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, तो लिखना शुरू करते हैं आंसर। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक। तो पहला एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में, दीज इंडस्ट्रीज get their raw material from एग्रीकल्चर से उनको रॉ मटेरियल मिलता है अपना। दूसरा, दीज इंडस्ट्रीज का पहला पॉइंट है, दीज इंडस्ट्रीज get their raw material from mining of minerals। मिनरल की माइनिंग से, खदानों से मिलता है। एग्जाम्पल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक, ये क्या है एग्जाम्पल, आयरन स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये आपका एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज बफर स्टॉक क्रिएटेड। सबसे पहले बफर स्टॉक होता क्या है ये समझिए। कि मान लीजिए
आपने 100 किलो राशन उगाया, खपत आपकी सिर्फ 50 किलो की, तो 50 किलो आपने अगले साल के लिए बचा के रख दिया। और वो 50 किलो क्या होगा, 50 किलो वो जब यूज़ होगा जब आपके पास किसी साल होगा कि 50 किलो राशन भी ना उगा पाए आप। ठीक है, तो इस तरह से जब मुसीबत के समय के लिए उसको यूज़ किया जाता है। लिखते हैं चलिए, बफर स्टॉक इज द एग्रीकल्चरल स्टॉक ऑफ ग्रेन्स, agricultural stock which is created to ensure food safety during unforeseen scenarios like ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सिनेरियोज लाइक किसी साल मान लीजिए बहुत भयानक सूखा पड़ा, ड्रॉट्स, फ्लड्स, क्लाइमेटिक हजार्ड्स एट्सेट्रा। ठीक है, उस समय भी खाना मिलता रहे लोगों को, तो फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज दी 25th क्वेश्चन, 26 नंबर पर चलेंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉर्डर रूट्स? बॉर्डर रूट्स का इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, बॉर्डर में जो रूट्स बनती है उनका इंपॉर्टेंस देखिए। बॉर्डर रूट्स हैव टू इंपॉर्टेंस। पहला, इट कनेक्ट्स people and communities living in the border areas, दूसरा, these routes are important for defense of countries' boundaries, during wars etc. युद्ध के समय यहाँ पे देश की रक्षा के लिए इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर एनी वन ऑफ देम, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो आपको दोनों करना। मेंशन द रीजन टू क्रिएट द फॉरेस्ट बेल्ट इन इंडिया। भारत में फॉरेस्ट जो जंगल है उनको बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? चलिए लिखते हैं आंसर। इंडिया हैज़ around 23% of its total land area under forest. It can be increased through following step. Following steps. पहला, इन स्टेप से इसको इंक्रीज किया जा सकता है। पहला स्टेप क्या होगा? एफॉरेस्टेशन। गवर्नमेंट एंड पीपल शुड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट more forests and plant more trees as much as possible. Plant more trees. ठीक, दूसरा, control deforestation. Indiscriminate cutting of forest should be controlled using various laws etc. तीसरा, we should promote the ideal of
should promote the ideal of sustainable development. Sustainable development, ठीक है, that supports forest conservation. Forest conservation. Development should be made inclusive of फॉरेस्ट वेल्थ, मतलब डेवलपमेंट में फॉरेस्ट वेल्थ को इंक्रीज करने की कोशिश करें, ठीक है। डेवलपमेंट ऐसा ना हो कि जंगल काट के ही डेवलपमेंट हो, सिर्फ जंगलों के साथ भी डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो ये आपके 4 तरीके हैं जिनसे फॉरेस्ट वेल्थ को इंडिया में बढ़ाया जा सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडिया के एग्रीकल्चर के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो इसको हमें देखना है। चलिए इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज इम्पैक्टेड एग्रीकल्चर इन फॉलोइंग वेज। एग्रीकल्चर इन फॉलोइंग वेज, ये तरीके हैं जिससे ग्लोबलाइजेशन ने किसे अफेक्ट किया है, इंडियन एग्रीकल्चर को। चलो पहला लिखते हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज led to introduction of various high yielding variety of seeds, fertilizers, insecticides, that has increased production all over the world. Less developed countries like India were benefited in the form of import of machinery. ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंपोर्ट हो रहा है मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स एटसेट्रा, ठीक। तो जो टेक्नोलॉजी वो भी ट्रांसफर हो रही है और साथ में सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारी, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हैज formed a global market for agricultural products of the world. Global market for agricultural products all over the world. पूरी दुनिया में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए एक मार्केट बना दिया जहाँ भी इसको खरीदा जा सकता है, ठीक। एनी कंट्री ड्यूरिंग फूड क्राइसिस can have an easy access to food through ग्लोबल ट्रेड। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि उगा के खाना पड़ता है। मान लीजिए किसी देश में बाढ़ आ गई या फिर कोई आपदा आ गई तो वो अपना खाना दूसरी जगह से मंगवा सकते हैं, ठीक, थ्रू ग्लोबल ट्रेड। जैसे टर्की हुआ, ठीक है, इजिप्ट हुआ, ये अपना खाना बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया जो है वो गेहूं सप्लाई करता है इजिप्ट को भी, टर्की को भी करता है, और भी बहुत सारे कंट्रीज जिनको खाना बेचता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। तो इन दिस वे वी हैव टॉक्ड अबाउट ग्लोबलाइजेशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है। अब है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट।
29 to 32 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर एनी 2 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। ठीक है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का और आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 4। ठीक, नेम द अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मीन्स यूज इन द नेचुरल कैलामिटीज। अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन के तरीके बताने हैं जो नेचुरल कैलामिटी, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है उस समय हम कम्युनिकेशन के कौन कौन से तरीके यूज कर सकते हैं। चलिए आंसर लिखना शुरू करते हैं। पहला है हमारा द अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ communication during natural calamities are पहला है हमारा रेडियो ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, क्योंकि रेडियो के लिए कोई ज़्यादा आपको ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हो या बहुत कुछ, रेडियो पे आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेक अनाउंसमेंट थ्रू पब्लिक थ्रू अर्ली वार्निंग सिस्टम के थ्रू आप कर सकते हैं सिस्टम। और उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वो ऐसी चीज़ जिसमें वायर्स नहीं लगते हैं उससे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एटसेट्रा। ठीक है, मेक अनाउंसमेंट। ठीक, ये हो गया। तो ये आपके 29 क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मेंशन द डैमेजेस कॉज्ड बाय फ्लड। फ्लड से क्या क्या डैमेजेस होते हैं, चलिए आंसर लिखते हैं। फ्लड कॉजेज वाइड स्प्रेड डैमेज इन, पहला है एग्रीकल्चरल फील्ड्स, लॉस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ, ठीक है, लॉस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ, लॉस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, डेथ ऑफ एनिमल्स may cause एपिडेमिक्स आ सकते हैं, महामारी फैल जाए। ठीक है, बीमारियां फैल सकती हैं, एपिडेमिक लाइक, इसमें और ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, एपिडेमिक लाइक कॉलेरा, टाइफाइड एटसेट्रा। ये है आपका। ठीक है, ये 4 आपके वो है। अगला मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 31। स्टेट द कॉजेज ऑफ ड्रॉट। सूखा पड़ने के क्या कॉजेज हो सकते हैं, लिखिए आंसर्स। वेरियस कॉजेज ऑफ ड्रॉट आर लेस और नो रेनफॉल, चेंज इन रेनफॉल पैटर्न, लेस और नो रेनफॉल, चेंज इन रेनफॉल पैटर्न। ठीक है, तीसरा डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल, एटसेट्रा। ये कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, ड्रॉट के, सूखे के ये कारण हो सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये आपका खत्म होता है यहाँ पे। ठीक है, 31 इज ओवर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ हाउसेज आर बिल्ट इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। किस तरह के घर बनाए जाते हैं, आंसर लिखिए। इन द अर्थक्वेक प्रोन एरियाज houses are generally made up of lighter material like styrofoam, ठीक, like styrofoam and
buildings are not generally very high, not generally very high, very high. ठीक है, these buildings are sometimes made earthquake resistant. ठीक है, ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, तो इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीट. आई होप दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन. तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर पेपर. ठीक है, हमने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस किया है, सारे ऑप्शंस को डिस्कस किया है, एंड वी हैव रिटन ऑल द आंसर्स. इन दिस वे आवर पेपर इज कंप्लीट. सो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू पेपर. ठीक है, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड कीप ऑन रिवाइजिंग इट.